हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ हम ऐसी शख्सियत से आपका परिचय करा रहे हैं जो बच्चों के लिए समर्पित शिक्षिका, गरिमा अवार्डी, राजस्थान में कोटा बूंदी से पहली प्रतिभागी केबीसी के लिए विजेता, वह एक भामाशाह, एक सैकड़ों बच्चों की माँ। अब आप सब जान ही गए होंगे श्रीमती शोभा कंवर जी। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारी हैं। आज इनसे इनके जीवन के बारे में हम इन्हीं से ही सुनेंगे और साथ ही ये समाज सेविका भी है, समाज के लिए क्या कर रही है, बच्चों के लिए इन्होंने क्या अंशदान दिया है इनका, साथ ही विदेशों से भी ये जुड़ी हुई हैं शिक्षा के क्षेत्र से, ऑनलाइन। ये सब चीज़ें हम शोभा कंवर जी से जानेंगे। आइए बात करते हैं श्रीमती शोभा कंवर जी से। शोभा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मैं आप सभी दर्शकों का भी तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार, खम्मा गणी। शोभा जी, आप सबसे पहले तो अपना जीवन परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं जी, और एक शिक्षिका हैं, पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ हुई और किस दौर से आप गुजरे? जी, वैसे तो मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ, जयपुर में ही पली बड़ी हूँ, और हायर सेकेंडरी और एसटीसी मैंने जयपुर से ही की। मेरे पापा जो हैं वो एक एक्स सर्विसमैन हैं, मिलिट्री में रहे हैं, तो अनुशासन मेरे साथ हमेशा से रहा है, ये उन्हीं की बदौलत है। और आज फादर्स डे भी है, तो मैं आप सभी को फादर्स डे की शुभकामनाएं भी देती हूँ, और पापा को भी याद करती हूँ इस अवसर पर, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ पर हूँ। तो हम 5 भाई बहन हैं, जिनमें मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे छोटे ब्रदर हैं, वो एक टूर ऑपरेटर हैं, और उनकी एक टूर कंपनी चलती है जो उधर जयपुर में काम करती है, और उन्हीं की वजह से जो मेरा कैलिफोर्निया वाला प्रोजेक्ट है उन्हीं की वजह से शुरू हुआ। और साथ ही साथ 3 और बहनें हैं जो अपनी अपनी जगह सेटल हैं, एक गुजरात में है और 2 जयपुर में हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ रहते हैं कोटा में, और मैं जॉब करती हूँ बूंदी में पीएम श्री सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बरुंदन, ब्लॉक तालेड़ा, जिला बूंदी में, एक 3rd ग्रेड टीचर। शोभा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जीवन एक संघर्षशील रहा है, क्योंकि ऐसा सुना है कि आप 16 साल तक तो घर पे बैठी रही और उसके बाद आपने 16 साल मतलब गृहिणी के रूप में काम करने के बाद आपने शिक्षा की ओर अपना एक कदम रखा और अब आप इस मुकाम तक पहुंची। तो इसके पीछे क्या मतलब रीज़न रहा? जी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक राजपूत फैमिली से हूँ, और वहाँ पर जो थोड़ी परंपराएं और लेगेसीज हैं वो अपने हिसाब से चलती हैं जी। तो बस इसी वजह से मुझे पहले तो 8th के बाद ही मना कर दिया गया कि नहीं पढ़ना आगे, बच्चे नहीं मिलेंगे, लड़के नहीं मिलेंगे, शादी कहाँ होगी जी। पर मम्मी ने साथ दिया और मैंने हायर सेकेंडरी पास की महारानी स्कूल जयपुर बनी पार्क से जी। और उसके बाद मेरा कॉलेज में एडमिशन हो ही गया था लगभग, लेकिन उसको हटा के और वही दादी सा के हमारे जिद पे कि नहीं इसको नहीं पढ़ाना, और कुछ लोगों ने भी कहा कि क्या करना है पढ़ा के, अभी BSTC कर लेगी है तो कल को कुछ दिक्कत होगी तो टीचर बन जाएगी जी। तो ये कहूँ कि मुझ पर वो ज़बरदस्ती थोपी गई थी STC, और मन मार के मैंने STC ज्वाइन करी, और 2 साल की STC करने के बाद फिर मेरी शादी हो गई। अब तो मुझे शुरू से ही था कि मुझे कुछ बनना है, मुझे RS बनना है या मुझे IAS बनना है, मेरा शुरू से ये सपना था जी। लेकिन वो सक्सेस हुआ नहीं, और शादी के बाद जब मैंने अपनी पढ़ाई वापस से शुरू की, मेरी जॉब लगने के बाद, तब मैंने RS का एग्ज़ाम भी दिया था और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पूरा भी किया।
लेकिन वो कैंसिल हो गया और फिर उसके बाद मेरी उम्र निकल गई, वरना शायद मैं आज यहाँ नहीं कहीं और बैठी भी होती। बिल्कुल। तो ये है कि यदि आप सपने पूरे करना चाहते हैं अपने, और आप चाहते हैं कि आपको कुछ बनना है और आपको अवसर मिले, तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और यही जो मेरे जीवन का जो संघर्ष है और मेरी जो कहानी है, जो कि आज लोगों को मोटिवेट करती है, वो इसी वजह से कि मैंने जो इतने संघर्ष किए, पहले पढ़ाई के लिए किए, फिर शादी से पहले ही मुझे थोड़ी सी हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी और मेरा वॉल्व ख़राब था, चेंज हुआ। तो शादी में भी उधर ससुराल वालों ने मना कर दिया था कि नहीं, ऐसी लड़की से शादी करने की कहाँ ज़रूरत है, और बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड, मैं कहूँ कि आज उनका जो साथ है, कहते हैं ना कि गाड़ी के दो पहिए जब एक साथ चलते हैं तो वो ही बहुत, मतलब उस गाड़ी को आगे गति देने में मजबूती प्रदान करते हैं। तो उन्होंने मेरा साथ दिया और उन्होंने कहा कि यही यदि शादी के बाद हो जाता तो क्या मैं आपको छोड़ता जी। तो मैं अब इसी लड़की से शादी करूँगा। और फिर शादी के बाद कहा कि साहब मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी पढ़ाई छूट गई है। तब इन्होंने ज़रूर कहा था कि शोभा देखो, अपनी वैवाहिक जीवन है, अपनी जो मैरिड लाइफ है उसको अपन अच्छे से जिए, मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, कोई ज़रूरत है नहीं, तो छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने संतोष कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने बताया कि प्रॉब्लम तो थी सही जी, तो वो प्रॉब्लम और थोड़ा थोड़ा धीरे वापस से बढ़ने लगी। ऑपरेशन मेरा हो चुका था 16-17 साल की उम्र में जी। तो वापस से उसने थोड़ा सा प्रभावित करना शुरू किया। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि आपको बच्चे पैदा नहीं करने हैं, आपको बच्चे नहीं करने, क्योंकि यदि आप बच्चे पैदा करेंगी तो या तो आप बच्चे या बच्चा बच्चे या दोनों ही ना बचे। बिल्कुल। तब फिर मैंने इनसे कहा कि साहब मुझे पढ़ाई करनी है वापस। कि नहीं कोई नहीं, आप आराम से रहो घर में, कोई दिक्कत नहीं है। पर 16 साल बाद जब एक बार ऐसी कंडीशन आई कि ICU में जाना पड़ा और डॉक्टर्स ने इनको समझाया कि आप इनको बिजी कर दीजिए, तब इन्होंने भी मेरी बात मानी और इन्होंने मुझे RPSC देने दी। और RPSC देकर मैं आज आपके सामने हूँ। और उसी की बदौलत ही, मतलब उस RPSC के बाद ही मैंने अपनी वापस से पढ़ाई शुरू की। तो आज मैं MA हूँ, साथ साथ BEd भी हूँ। पॉलिटिकल में मैंने MA किया है। हाँ, ये है कि मैंने दूरस्थ शिक्षा से किया है, ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मैं MA BEd हूँ और PGDGCA भी मैंने किया है। तो आज अच्छे मुकाम पे हूँ और मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। पर ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो बहुत कम पढ़ाई की है, बहुत आधी कुछ सी पढ़ाई है, तो कोई मुझे पूछेगा तो मैं क्या कहूँगी। तो इस तरीके से ज़िंदगी भर, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे से वो इनसे शादी करने के लिए हो या आगे बढ़ने के लिए हो। और RPSC के लिए भी जब 2005 की जब निकली थी तो साफ मना हो गया था। लेकिन फिर वही मैंने बोला ना, डॉक्टर्स ने कहा कि इनको बिजी कर दीजिए, तो इस तरह ही मैंने। बिल्कुल। शोभा जी, आप एक गुरु भी हैं जी, और सैकड़ों बच्चों की माँ भी हैं। ये वाकया मैं नहीं बोल रहा, ये पूरा क्षेत्र बताता है ऐसा आपके लिए। तो किस तरह आप बच्चों को माँ का प्यार देती हो, और ऐसा भी सुना गया है कि आप अपने अंशदान से उनकी मदद भी करती हो, तो इसके पीछे क्या वाकया है? जी, मैं जब 2007 में स्कूल में पहुंची तो वहाँ मात्र 4 बच्चे हुआ करते थे। और हमारी जो एक खाना बनाने, जैसे कि मिड डे मील जो बनाती है पोषाहार वाली, तो वैसे ही हमने एक पोषाहार वाली को लगाया। तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उनके हस्बैंड की डेथ होने के कारण उन्होंने कहा, मैम मैं मेरे दोनों बच्चों को अब आपके स्कूल में से निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ से जाऊँगी और मैं इनको नहीं पढ़ा सकती अब। तो मैंने कहा, यहाँ तो कुछ लगता ही नहीं है, आपका कुछ पैसा वैसा लगता ही नहीं है, तो आपको कहाँ ज़रूरत? नहीं मैम, बहुत सारी और भी तो बातें होती हैं, यहाँ तो सिर्फ पैसा ही नहीं लगता, या एक टाइम खाना मिल जाता है जी। बस वो दिन का दिन है और आज का दिन है। मैंने ये सोचा कि कुछ भी हो जाए, मैं साल में ऐसी 1-2 बच्चियों को गोद लूँगी और उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊँगी। तो ऐसा करते करते जो उस लेडी की वजह से जो ये शुरू हुआ था, आज ये सिलसिला जारी है और तकरीबन 100 से ऊपर बच्चियों को मैं इस तरीके की सहायता कर चुकी हूँ। वो चाहे से उनकी फीस की हो, या कभी उनके किताब कॉपी चाहिए, कभी ड्रेस चाहिए, या कभी जिसको भी जो कुछ भी चाहिए, जो मुझसे कहता है, जो मुझसे मांगता है, मैं अपनी जेब से करती थी। और अब तो खैर
सोसाइटी बनी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लेडी की प्रेरणा मुझे मिली और थोड़ा मेरे दिल ने भी कहा कि अपने बच्चे हैं नहीं भाई, वो एक गाना ना, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तो बस वो वाला जो वाक्य था उसको मैंने अपना ध्येय बनाया और मैंने ये कोशिश की कि मेरी वजह से यदि एक भी बच्चा किसी मुकाम पे पहुंचता है तो वो मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। और यही बात मुझे अमिताभ सर ने KBC में भी कही थी कि मैम, मैं आपकी जो सहायता कर रहा हूँ उससे यदि एक बच्चा भी किसी मुकाम पे पहुँचेगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो वही बात है कि आज बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पे पहुँचे भी हैं, तो बहुत खुशी होती है देख के। और वो जो खुशी होती है ना, तो उससे आपको सारे जान की खुशियाँ मिल जाती हैं। जी शोभा जी, राजस्थान की ऐसी आप पहली महिला प्रतिभागी थी कोटा बूंदी क्षेत्र से, जो आप KBC के लिए प्रयासरत रही। करीब कितने सालों से? 22 सालों से। 22 साल से आप KBC में जाने के लिए आतुर थी और ईश्वर ने आपको वहाँ तक पहुँचाया भी सही। तो क्या था वह आपका जो प्रथम, जब वहाँ आप पहुँचे तो आपको कैसा अनुभव हुआ? वाकई वो रोंगटे खड़े कर देने वाला, आज भी मेरे गूजबम्स आ जाते हैं जब वो वाला सीन मेरे सामने आता है। जी जी। मेरा फ़ोन जब आया कि आपका सिलेक्शन हो गया और आपको वहाँ आना है बॉम्बे, आपका FF के लिए जी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था। वो 8:30 बजे फ़ोन आया, हम दोनों खाना खा रहे थे, तो इन्होंने बोला मत उठा, बाद में उठाना। मैंने कहा मैं उठा लेती हूँ। तो उठाया तो उन्होंने ये बोला, तो मैंने उनसे यही कहा कि आप सही कह रहे हैं, सचमुच मुझे FF के लिए आना है जी। कारण मैं 22 साल से कोशिश कर रही थी, हर बार मेरा फ़ोन आता था। 5 से 6 मैं ऑडिशन दे चुकी थी, 5-6 मैं PI दे चुकी थी, बट FF तक कभी पहुंची ही नहीं थी। और पहली बार फ़ोन आया 8:30 बजे, तो आप भी सोचेंगे ना कि ऐसा थोड़ी हो, आजकल तो बहुत सारे फ्रॉड कॉल आते रहते हैं, फेक है सब। तो मैंने उनसे पूछा कि पहले आप बताइए कि मैंने कहाँ ऑडिशन दिया था। बिल्कुल, मैंने उनसे जानना चाहा और मेरा नंबर क्या था। उन्होंने कहा मैम आपने दिल्ली ऑडिशन दिया था और आपका नंबर था 0038। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने। बस फिर उन्होंने जो मुझसे जानकारी मांगी, फिर जो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मतलब खाना वाना सब छूट गया था वहाँ। उसके बाद खाना भी नहीं खाया, बस यही लग रहा था क्या सचमुच ये सही है, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही। लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में भी या तो 4 या 5 लोगों का होता है, बाकी 5 लोगों को या 6 लोगों को वापस घर आना पड़ता है। अपन वहाँ पहुँच गए, अपन ने किसी को बता दिया तो ये होगा कि कोटा का नाम की कोटा से पहली तो कोई पहुँची वहाँ और वो भी वापस आ गई, तो अपन बताएंगे नहीं। जी जी। पर मैंने अपनी मेहनत जारी रखी और ये था कि वापस आकर ही बताऊँगी। और हुआ भी यही कि पहले दिन मेरा नंबर नहीं आया, दूसरे दिन मेरा नंबर आया। पहले दिन जब मैं वहाँ पहुँची थी तो मैंने वहाँ जो सेट देखा, अमिताभ सर को देखने के लिए हम इतने लालायित थे कि जो पहले का एपिसोड चल रहा था तो हम पर्दे में से यूँ कर कर के थोड़ा देख रहे थे, जबकि हम 10 लोग अलग से बैठे हुए थे, हमको तैयार करके बिठा दिया गया था उधर। जी जी। लेकिन उनको देखने की जो ललक थी ना कि कब देखेंगे, तो वहाँ के जो क्रू मेंबर थे वो हमको समझा रहे थे कि मैम आपको भी जाना है वहाँ पे, आप आराम से मिलोगे, वो आपसे मिलेंगे। लेकिन मैं ही नहीं, बाकी जो 9 कंटेस्टेंट थे उनको भी यही लग रहा था कि कब हम अमिताभ सर को देखें। और जब उनको देखा, बाप रे, इतना सहज सरल, और ऐसा लगता है कि वो तो अपने ही है, शायद अपन को पहले से ही जानते हैं। और चूंकि वो जो हमारी एक प्रोफाइल होती है बिल्कुल 100 पेज की, तो जैसे ही हम लोग फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो हमको 10-15 मिनट के लिए तैयार करने के लिए भेज दिया जाता है और जो अमिताभ सर है वो पूरी फाइल को पहले स्टडी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऐसा लगता है कि वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ लिखा हुआ होता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बता रही हूँ ना कि पहले दिन जब मेरा नंबर नहीं आया तो हमको पीछे एक दीवार है, उसके फ़ोटो के लिए हमको पीछे लेकर गए थे जी। तो मैं सबसे पीछे खड़ी थी, और मैंने उनको बिल्कुल पास से नहीं देख पा रही थी। तो मैंने जैसे सब लोग निकले तो मैंने कहा सर क्या मैं आपको छू सकती हूँ? तो उन्होंने बाकायदा आके मेरे से हाथ मिलाया, और वो हाथ मिलाना जो ये था, लगा कि मैं तो आज ही करोड़पति हो गई। अब चाहे मेरा नंबर आए जी। चाहे नहीं आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हाथ मिलाना इतना अच्छा हुआ कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए गए और
अगली कंटेस्टेंट फिर मैं ही थी। मतलब उनका तो जो ओरा है ना वो ही इतना प्रभावशाली है। जी सर। शोभा जी, जो आपने वहाँ से रकम जीती जी, उस रकम का आपने क्या सदुपयोग किया समाज के लिए? जी मैंने वहाँ पर पहले ही कहा था कि जो भी ये रकम जीतूंगी मैं मेरे बच्चों के लिए यूज़ करूँगी। और मुझे ये था कि मैं काफ़ी अच्छी रकम जीतूंगी तो मैं एक बहुत खूबसूरत सा कमरा बच्चों के लिए बनवाऊंगी जिसमें पूरी सुविधाएं हो, निजी जैसी। तो ये तो ईश्वर ने मेरी सुनी ली कि मैं जैसे ही वहाँ से आई मेरा स्कूल पीएम श्री में सेलेक्ट हो गया। और पीएम श्री स्कूल जो बन रहा है अब तो वहाँ पर हर साल मतलब पूरे 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपए आएंगे, 10 करोड़। तो वो चीज़ तो मेरी वहीं पे ही ख़त्म हो गई। जी जी। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस पैसे का कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था शोभा जी अब जो पैसा है वो आपके बच्चों के लिए है जो आप कर रही हो। तो मैंने भी यही किया। मैंने एक सोसाइटी बनाई है, शोभा एजुकेशन सोसाइटी, और वो सोसाइटी बच्चों के लिए और पर्यावरण के हित में काम कर रही है। और उस सोसाइटी से मैं अभी तक 2 से 2.5 लाख रुपए के काम पिछले साल करवा चुकी हूँ। और इस साल भी बस इस सेशन के शुरू में ही एक धमाका होगा, देखते जाइए आप क्या होता है। शोभा जी, आप बरुंदन में शिक्षिका हैं जी, और आप एक नवाचारी शिक्षिका के रूप में भी आपको लोग जानते हैं। जी, जी। तो क्या ऐसा नवाचार आप करती हैं शिक्षा के क्षेत्र में ताकि दूसरे शिक्षक भी आपसे प्रेरणा ले सकें? जी, अभी इसी नवाचार के बदौलत, मेरे नवाचारों की बदौलत ही पिछले साल मुझे शिक्षक सितारे के रूप में भी सम्मानित किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। जी। तो मैं जब भी स्कूल मतलब क्लास में जाती हूँ तो पहले से ही मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि मुझे किताब लेकर नहीं पढ़ाना है, मुझे कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है कि बच्चों को जो भी मैं सिखाती हूँ, पढ़ाती नहीं, क्योंकि मेरा भी एक वाक्य है कि मैं पढ़ाती नहीं सिखाती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मैं सिखाऊं वो बच्चा आराम से सीख जाए। और उसके लिए मैं नया नया कुछ भी, चाहे वो पत्थर हो, कंकड़ हो, कोई क्लासरूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे, या मैं कुछ बना कर ले जाऊं, या मैं घर से कुछ ले जाऊं, या वहीं से ही रसोई में से कुछ मंगाया, तो ऐसी चीज़ों से मैं पढ़ाती हूँ कि बच्चों को एकदम ये लगता है कि मैम ने जो बताया हमें वो दिमाग में उतर गया। नई नई एक्टिविटीज़ सोचती हूँ, नए नए खेल सोचती हूँ। और मेरी क्लास में रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती ही है खेल आधारित। तो मुझे भी सब यही कहते हैं कि आप तो गतिविधि आधारित ही शिक्षण करवाती हो। तो कई बार तो मेरे जो दूसरे टीचर्स होते हैं वो चिढ़ते हैं, क्या मैम आप पूरे दिन भर ना बच्चों को इस तरह से करवाते रहते हो। तो मैं यही कहती हूँ कि सर, बाल केंद्रित शिक्षा जो है उसमें बच्चों के लिए सिर्फ यही कहा गया है कि आपको बच्चों को पढ़ाना नहीं है, कोई पाठ्यक्रम नहीं है बच्चों के लिए जी। बस बच्चों की जो स्किल्स है उनका डेवलपमेंट हो। और LSRW जो हम जानते हैं, बस उस चीज़ पे मैं फोकस करती हूँ कि बच्चों को पढ़ना लिखना आ जाए, थोड़ी गणित की संक्रियाएं आ जाए जी जी, और बच्चे बस खुश रहे स्कूल में। यही मेरा ध्येय है। और इसलिए बच्चे मेरे से इतना खुश रहते हैं कि मैं जाती हूँ तो मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं, बस मैम मैम मैम। और चाहे किसी का कहना माने ना माने, लेकिन शोभा मैम, अब तो खैर मैं KBC वाली मैम हो गई हूँ, तो शोभा मैम और KBC वाली मैम बस मेरे ही पीछे रहते हैं। तो बस यही है ना कि आप जब अपना काम करते हो, आपका जो कुछ एक अलग तरीका होता है, उसकी बदौलत ही आप कोई ना कोई मुकाम बनाते हो और अपनी एक अलग पहचान बनाते हो। तो वही पहचान मेरी भी है। शोभा जी, आपका उत्तम विचार है और आपसे जो नवोदित शिक्षक हैं उनको भी प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। शोभा जी, आपने कैलिफोर्निया के माध्यम से शिक्षा से आप जुड़े जी। तो उस वो किस तरह काम करते हैं आप बच्चों के लिए? जी सर, मैं बताऊं कि अपने जो कोटा दशहरा मेला है उसकी ख्याति दूर दूर तक है। और STN पे भी हम देखते हैं हमेशा कि पूरा दशहरा मेला हमको दिखाया जाता है घर बैठे ही, लेकिन वहाँ जाकर जो देखने का मज़ा है उसकी बात ही अलग है। बिल्कुल। तो ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर डेविड डिक्सन, वो कोटा आए थे और वो मैंने बताया था ना मेरे भाई के ही दोस्त के फादर थे, तो वो ही इधर लेकर आया था उनको। तो वो आए तो मेरे घर भी आए, मेरे घर आए दशहरे दीपावली की छुट्टियां चल रही थी उस टाइम, तो वो मेरा स्कूल देख नहीं पाए। मैंने उनको दशहरा दिखाया, इधर कोटा घुमाया, तो वो बहुत खुश हुए मेरे से
घर पे डिनर वगैरह का कार्यक्रम भी रखा उनके लिए, तो वो मेरे से बहुत खुश हुए, चले गए। 6 महीने बाद मेरे पास एक मेल आया कि शोभा क्यों ना, वो भी एलिमेंट्री टीचर थे और स्कूल का नाम है ओलिवियन पायोनियर एलिमेंट्री स्कूल, तो जी उसके टीचर हैं वो। और उन्होंने कहा कि शोभा जैसे हम दोस्त हैं तो क्यों ना हम हमारे बच्चों को भी दोस्त बनाएं। तो मैंने कहा ये तो बहुत अलग बात होगी, एक नए तरह का इनोवेशन होगा जो कि इंडिया में शायद पहली बार होगा किसी गवर्नमेंट स्कूल के साथ इस तरीके से बच्चों का जुड़ना। तो हम दोनों ने ये शुरू किया। उस टाइम मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी, अभी मैं सीनियर सेकेंडरी में हूँ जी। तो मेरे बच्चे जो कि मुश्किल से 16-17 या कभी 15 या कभी 20-25 इस तरह से ही थे, तो उनको और वहाँ के बच्चों को, जो वहाँ पर मैं आपको बताऊँ एलिमेंट्री क्लासेस चलती हैं 1st to 6 और वहाँ पर कोई सिलेबस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को खेल आधारित गतिविधियों पर ही पढ़ाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ एग्ज़ाम्स वगैरह और ये सब होता है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता और शायद उसी ट्रेंड को हम लोग भी अब अपना रहे हैं धीरे धीरे। तो वहाँ के 6 के बच्चे और मेरे यहाँ के 1st to 5th के बच्चे, इस तरीके से जो हमने 2014 में सिलसिला शुरू किया था वो आज तक जारी है। और वो जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चों के दोस्त बने, तो हम लोग हमारी भारतीय संस्कृति को और उधर से वो अपने यूएसए में जो भी उनकी संस्कृति है, जो भी उनका खान पान है, जैसे उनके पढ़ाई के तरीके हैं, उनको आपस में शेयर करते हैं। और ये इस साल हमारे पूरे 10 साल हो रहे हैं इस बात को। प्राइमरी स्कूल जो थी वो मर्ज हो गई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और अब मैं वहाँ पर हूँ, तो वहाँ पर भी ये सिलसिला जारी है। और उन लोगों ने अब तक, उन लोगों ने नहीं, उन बच्चों ने, क्योंकि वो बच्चे साल के एंड में एक कॉन्सेप्ट पर एक प्ले करते हैं और उस प्ले से जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो आधा हमारे स्कूल को और आधा अपने स्कूल को देते हैं। बहुत तो बढ़िया। उस पैसे से अभी तक तकरीबन 13 से 14 लाख रुपए आ चुके हैं हमारे पास। और बहुत सारे काम, वाटर कूलर है, झूले हैं, बच्चों की स्टेशनरीज है, हर साल वहाँ से गिफ्ट्स भी आती हैं क्रिसमस पर जी। और एक टीन शेड है 5.5 लाख का, इसके अलावा वाटर फिल्टर है, कुछ फर्नीचर है, टीवी है, लैपटॉप है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने स्कूल में उपलब्ध करवाई हैं। और जैसा आपने कहा कि मैं भामाशाह हूँ, तो कुछ अपनी जेब से, जैसे उसमें मेरे को 5 लाख मिले थे वहाँ से, तो 5.5 लाख रुपए का वो टी शर्ट बना, तो 50,000 मैंने यूज़ किए। तो कोई ना कोई मुझे मिल ही जाता है ऐसी हेल्प करने वाला, वो यहाँ से हो और वहाँ का तो हो ही जाता है। तो इस तरीके से स्कूल में भी मैंने बहुत सारे काम करवाए हैं। और इस साल भी मैं बता रही हूँ ना कि वहाँ से शायद कुछ रकम हमको प्राप्त होगी और उससे हम, हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, पूरे बच्चे जो भी एडमिशन लेंगे और जितने बच्चे हैं 400 450, उन बच्चों को स्टेशनरी फ्री होगी इस बार पेन फ्रेंड्स की तरफ से। बहुत बढ़िया। और उसका जो साल का जो हम साल जो हम मनाएंगे, जो सेलिब्रेट करेंगे, उसका जो शीर्षक हमने रखा है वो है 10 साल दोस्ती के बेमिसाल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शोभा जी, आपने गुड टच बेड टच इस पर भी काम किया जी। तो किस तरह आप, जो गाँव में तो छोटी छोटी बच्चियाँ होती है, किस तरह उनको एक वो शिक्षा का रूप में उन्हें समझाती हो ताकि बच्चियाँ शिक्षा से जुड़े? दिनेश जी, जैसा कि हम लोग आए दिन पेपर में पढ़ते हैं या न्यूज़ में देखते हैं कि आजकल छोटी छोटी बच्चियाँ भी सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल। और इसी को लेकर सुरक्षित राजस्थान, सुरक्षित बचपन और सुरक्षित स्कूल एक कैंपेन चला। उसके तहत अभी ये प्रोग्राम चला है कि हम हमारे बच्चों को भी एक ट्रेनिंग ऐसी दें। और पूरे राजस्थान में इस तरीके से बहुत सारे टीचर्स तैयार किए गए, लेकिन मैं तकरीबन 2011 से ही इससे जुड़ी हुई हूँ, बालिका शिक्षा प्रभारी भी रही हूँ जी। तो हमारा ध्येय यही था कि कैसे भी हो ये पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। और अभी जो हमारे पिछले हमारे जो थे सर, नवीन जैन सर, जो हमारे शिक्षा सचिव, उन्होंने इसको आगे लाया और एक स्पर्श नाम की एक कैंपेन चलाई है जी। तो उसके तहत अभी हम लोग ये करते हैं कि जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम उनको बड़े प्यार से सिर्फ ये समझाते हैं कि सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श क्या है। बिल्कुल। क्योंकि सुरक्षित स्पर्श को ये बच्चा अपने माँ बाप से, अपने गुरु से या अपने फैमिलियर से, वो भी कई बार
असुरक्षित हो जाता है। तो बिल्कुल। यदि उनको उस चीज को हम क्लियर कर देते हैं कि बच्चों ये जो स्पर्श है, जो आपको टच करने से, जो आपको छूने से असहज लगे, वो स्पर्श आपके लिए असुरक्षित ही होगा। जी। तो जो 4 जगह हैं, हमारा मुंह, हमारी छाती, हमारे हमारे पीठ के नीचे और हमारी जांघों के बीच में, यदि आपको वहाँ कोई छूता है तो वो असुरक्षित स्पर्श है। और इसके अलावा भी चाहे वो कहीं पर भी छुए, वो आपको कैसे भी देखे, और आजकल तो मैं कहूँ कि वर्चुअल बेड टच भी होने लगे हैं, क्योंकि बच्चे मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो उस चीज़ को भी जब तक हम हमारी क्लासेस में महीने में एक आध बार नहीं बताएंगे, बच्चों को नहीं सिखाएंगे, तो हमारा राजस्थान कैसे सुरक्षित रहेगा? तो सुरक्षित राजस्थान तभी होगा जब बच्चे सुरक्षित होंगे, हमारी फिर भावी पीढ़ी भी सुरक्षित होगी, और हमारा स्कूल फिर सुरक्षित रहेगा ही। और बच्चे खुश, हम खुश। तो बच्चे यदि सुरक्षित रहे तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। शोभा जी, आपको ने आपके जो शिक्षिका का जो कार्यकाल रहा जी, उसमें आपने कई अवार्ड भी जीते जी, पुरस्कार भी, सम्मान भी आपको बहुत मिला। क्या क्या आपके पुरस्कार और सम्मान है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहला जो पुरस्कार था मुझे 2008 में बेस्ट टीचर का मिला था, पहले ही साल जी। फिर उसके बाद एक हीरो होंडा का होता है नेशनल अवार्ड, जो पूरे राजस्थान से मुझे चुना गया था जी, वो मिला। फिर उसके बाद मुझे गरिमा अवार्ड मिला है। मुझे 2 बार नवोदय क्रांति पंजाब से और हरियाणा से, वहाँ से मैं सम्मानित हो चुकी हूँ। बाल रक्षक प्रतिष्ठान का मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। महिला बाल विकास से गरिमा अवार्ड मुझे मिला, जिसमें 25,000 रुपये मुझे नगद दिए गए। तो वो 25,000 रुपये भी मैंने बच्चों के लिए खर्च किए। फिर मुझे वोटफा अवार्ड, वुमेन्स ऑफ द फ्यूचर अवार्ड, वो नेशनल अवार्ड मुझे मिला। और दिल्ली से एक मुझे अवार्ड, मतलब बहुत, अभी तक मुझे शायद कोई नाम ही नहीं होंगे, मैं गिनाने लगी तो शाम हो जाएगी। जी जी। सैकड़ों पुरस्कार फर्स्ट इंडियाज ने मुझे पिछली बार सम्मानित किया। तो शिक्षक सितारा मुझे मिल ही चुका है। 5-6-7 बार मुझे जिले से मिल चुका है। और अभी पिछले साल ही हमने इस चुनाव में बहुत अच्छा काम किया था, तो स्वीप के लिए भी हमको एक जिले की तरफ, जिले में बेस्ट स्वीप कार्यकर्ता के रूप में मुझे चुना गया। तो यही है कि अवार्ड के लिए मैं काम नहीं करती, अवार्ड मिल जाया करते हैं, बस मुझे अपना काम करना है, फिर ईश्वर जो है वो प्रतिफल देता ही रहता है। जी। ये थी हमारे साथ जिन्हें हम गुरु माँ दोनों का दर्जा दे सकते हैं, ऐसी शिक्षिका शोभा कंवर जी, जिन्होंने नए नए नवाचार कर और शिक्षा में एक कदम रखा, क्रांतिकारी कदम रखा है। साथ ही एक भामाशाह के रूप में इन्होंने अपनी राशि शिक्षा के लिए खर्च किए। आने वाले जो शिक्षक या लोग हैं उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह बच्चों को शिक्षा में अपना योगदान देकर, तन मन धन से योगदान देकर और स्कूली शिक्षा को और आगे ले जाया जा सकता है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।